नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक गंगा के गद्य खंड से तीसरा पाठ संवादहीन के प्रश्नोत्तरों पर। इस कहानी को लिखा है शेखर जोशी जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है रचना से संवाद। मेरे उत्तर मेरे तर्क, मतलब ना केवल आपको इन एमसीक्यू क्वेश्चंस के उत्तर देना है, साथ ही साथ आपको तर्क या रीजन भी देना है कि आपने यह उत्तर क्यों चुना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला, कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? परोपकार और त्याग। क्या यहाँ पर ताई कोई परोपकार कर रही थी, दूसरे की मदद कर रही थी, कोई त्याग कर रही थी और मिट्ठू भी ऐसा कुछ कर रहा था? तो नहीं, ऐसा उन दोनों के बीच में नहीं था। ममता और स्नेह, हाँ, ताई अपने बेटे की तरह से प्यार करती थी और मिट्ठू भी ताई से बहुत स्नेह करता था। करुणा और क्रोध, नहीं, यह रिश्ता करुणा और क्रोध का नहीं था। जिज्ञासा और सहायता का भी नहीं था। तो ये सही उत्तर होगा ममता और स्नेह, क्योंकि ताई के परिवार के सभी सदस्य उनसे दूर हो गए थे। उनके पास कोई भी नहीं था जिस पर वह अपनी ममता लुटाए, इसलिए ताई और मिट्ठू के बीच का जो संबंध था वो ममता और स्नेह प्यार का संबंध था। दूसरा प्रश्न है, जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है? अनुशासन और परंपरा, नहीं, यहाँ पर उन्होंने कोई अनुशासन का पालन नहीं किया है। उदासीनता और असावधानी, जानबूझ के गलती से क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ये भी नहीं हुआ है। आत्मगौरव और विद्रोह, क्या मिट्ठू विद्रोह करके भाग गया? नहीं, ये भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ है? करुणा और नैतिकता। उन्हें दया आती थी कि ये जो निरीह जानवर है वो पिंजरे में क्यों बंद है, हमारी तरह उसे भी स्वतंत्र होने की, अपनी मर्जी से इधर उधर घूमने की आज़ादी मिलना चाहिए और यह नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी को अपनी स्वतंत्रता मिले, और इसीलिए उन्होंने पिंजरे से मिट्ठू को बाहर निकाला। तीसरा प्रश्न है, मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? मतलब मिट्ठू क्यों उड़ा था? भोजन की खोज में नहीं, दाने तो वहीं रखे हुए थे अनाज के ढेरी से निकालकर। प्रेम की आकांक्षा, नहीं, वो किसी के प्रेम में नहीं दौड़ा था। स्वतंत्रता की चाह, हाँ, वह स्वतंत्रता की चाह में बाहर क्या है यह देखने के लिए ही दौड़ा था। पक्षियों में सम्मान की प्रवृत्ति, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मिट्ठू को वहाँ सम्मान नहीं मिलता था, बल्कि जगन मास्टर या ताई सभी उसको बहुत प्यार और सम्मान देते थे। चौथा प्रश्न है, ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था? सम्मान और प्रतिष्ठा की कमी, तो ऐसा नहीं था, गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे और उनकी प्रतिष्ठा अभी भी थी। परिवार से दूरी और संवाद का अभाव, हाँ, अकेलेपन के कारण उनके साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं था, उनका पूरा परिवार दूर चला गया था। बेटे बहू गांव छोड़कर शहर चले गए थे और बेटियों की शादी हो गई थी। आर्थिक विपन्नता और निर्धनता, ये भी कारण नहीं था। मिट्ठू के प्रति प्रेम और संवाद, इससे तो उन्हें खुशी मिली थी, ना कि दुख। प्रश्न पांचवा है, कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? तो सच में आज जो समाज में सबसे बड़ी समस्या है और जो कि बुजुर्गों में है, वो मजबूरी नहीं है, यहाँ पर किसी की कर्मपरायणता भी नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ी मजबूरी है अकेलापन। बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर काम के सिलसिले में शहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं और माता पिता अकेले रह जाते हैं। संवाद धर्मिता भी इसका कारण नहीं है, सही कारण है अकेलापन। दूसरा विषय है मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, भगवान कैसे नैया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही हैं? वे यह बात क्यों कह रही हैं? तो देखिए बच्चों, ताई अकेली रहती थी, गांव के बीच स्थित उस सूने खंडहर में केवल मिट्ठू के साथ रहती थी। बुढ़ापे में अकेलापन उसे खाने को दौड़ता था। परिवार के लोगों की बेरुखी के कारण वह और दुखी हो गई थी। वह अपने भविष्य को, फ्यूचर को लेकर चिंतित रहती थी। उसे लगता था कि उसकी जीवन रूपी नैया कैसे पार लगेगी, मतलब उसका बचा हुआ जीवन अच्छे से कटेगा या नहीं, उसका अकेलापन दूर होगा या नहीं, उसके बच्चे, उसकी बेटियां उसके पास वापस लौटेंगे या नहीं, कहीं उसको और ज़्यादा कष्ट तो नहीं होंगे। इसलिए वह भगवान से बार बार पूछती थी कि मेरी नैया कैसे पार लगेगी। दूसरा प्रश्न है, धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया, इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? तो पहले जब ताई के पति थे
उस समय उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। तो इस वाक्य में ताई के अतीत की घटनाओं की ओर संकेत किया गया है, उसके पास्ट के बारे में बताया गया है कि ताई के पति जमींदार थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, बेटे बहू नौकर चाकर बेटियां गाय ढोर सभी कुछ था। धीरे धीरे बेटियां शादी कर ससुराल चली गईं, बेटे बहू नौकरी के चक्कर में शहर में बस गए और उनके पति की मृत्यु के बाद खेती बाड़ी और कारोबार को संभालने वाला कोई न था, इसलिए वह सब कुछ भी दूसरों को बेच दिया गया और दूसरों के हाथों में चला गया। तीसरा प्रश्न है, ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी, क्यों? इसका कारण बच्चों, चूंकि ताई अकेली थी, तो जब गणपत ने उन्हें एक पहाड़ी तोता लाकर दिया तो वो बहुत खुश हो गई। उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई आ गया। इतने दिनों तक वह अपने पोता पोतियों पर स्नेह और लाड़ प्यार लुटाने के लिए तरसती रही थी। उन्होंने मिट्ठू पर ही अपनी सारी ममता और दुलार लुटा दिया। मिट्ठू की प्यारी बातें उन्हें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देती थी और वही उनके बुढ़ापे का एकमात्र साथी था। चौथा प्रश्न है, अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरुद बचे हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चलता है? तो देखिए बच्चों, जब मिट्ठू नहीं था तो उस समय ताई का मन खाना बनाने में भी नहीं लगता था। वो बहुत थकी हारी रहती थी, उदास रहती थी, लेकिन मिट्ठू के आने के बाद ताई के जीवन का केंद्र बिंदु वही बन गया था। जो ताई अपने लिए दो समय का खाना पकाने में भी आलस करती थी, वह जिम्मेदार और ऊर्जावान हो गई थी। वह मिट्ठू की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखती थी, उसके लिए दाल भात पकाती थी, वक्त बेवक्त के तकाजे के लिए रोटियां बनाकर रखती थी, उसकी मनपसंद हरी मिर्च और अमरूद का प्रबंध करके रखती थी। इसलिए अब उन्हें पता रहता था कि किसके खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई है और किसके पेड़ में आखिरी अमरूद लगे हैं। प्रश्न 5, जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था? कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जगन मास्टर बहुत ही सिद्धांतवादी, संवेदनशील और आदर्शवादी व्यक्ति थे। वे दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्हें निरीह पक्षी मिट्ठू का पिंजड़े में बंद रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पहले तो उन्होंने उसे बंद कमरे में कुछ समय के लिए पिंजरे से बाहर निकालना शुरू किया और जब वे उसे ऐसे फ्री देखते थे, आज़ाद देखते थे, तो उनके मन को संतोष मिला। पर एक दिन जब वह रोशनदान में से बाहर उड़ गया तो उन्हें बहुत दुख भी हुआ। ताई के बारे में सोचकर उनका मन पश्चाताप से भर गया, क्योंकि वो संवेदनशील थे। उन्होंने खाना पीना छोड़कर दिन रात पिंजड़े के पास बैठकर उस एवजी तोते को पाठ सिखाने का भरसक प्रयास किया। तो ये बताता है कि वो सिद्धांतवादी थे, आदर्शवादी थे और साथ ही साथ संवेदनशील थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए उन्होंने पश्चाताप किया। प्रश्न 6 है, कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? ताई, जगन मास्टर, मिट्ठू या नया तोता? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये कहानी ताई और मिट्ठू पर केंद्रित है, तो जो कहानी का शीर्षक संवादहीन है वह ताई के लिए ही सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है, क्योंकि पति की मृत्यु, बेटियों के विवाह और बेटे बहुओं के शहर में बस जाने के बाद ताई के जीवन में अकेलापन आ गया था। घर में संवाद या बातचीत करने वाला कोई न था, जिससे ताई अपने मन की बात कह सके। मिट्ठू के आने के बाद उनका अकेलापन दूर हो गया था, जीवन को नया अर्थ और कारण मिला था, लेकिन जब वह भी उड़ गया तो वह फिर से अकेली और संवादहीन हो गई थी। 7वां प्रश्न है, अब यही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बड़े से घर को सूना खंडहर क्यों कहा गया होगा? देखिए, ताई के बड़े घर को सूना खंडहर कहा गया क्योंकि अब वहां ताई के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं रहता था और वह घर बहुत पुराना और टूट फूट गया है। उसकी मरम्मत और देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा है। ताई बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई है, जो खुद की ही देखभाल ठीक से नहीं कर पाती है। नौकर चाकर भी नहीं रहे हैं, इसलिए ताई के बड़े घर को सूना खंडहर कहा गया है। अगला टॉपिक है मेरे प्रश्न। नीचे कुछ उत्तर और उनके दो दो प्रश्न दिए गए हैं। पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रश्न उस उत्तर के लिए उपयुक्त है। तो पहला उत्तर है, ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। अब यहाँ पर दो प्रश्न है। प्रश्न का, ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया, और दूसरा है, ताई को मिट्ठू किसने भेंट किया।
तो ताई को मिट्ठू तो गणपत ने भेंट किया था, तो यह उत्तर तो नहीं होता है। तो प्रश्न क सही है, जो कि प्रश्न 1 का उत्तर देता है कि ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। दूसरा उत्तर है, ताई के लौटने से पहले मिट्ठू उड़ गया था। इसके लिए प्रश्न क है, ताई के लौटने के बाद मिट्ठू कहाँ चला गया था? तो देखिए, जो उत्तर है वो लौटने से पहले की बात बताता है, जबकि प्रश्न लौटने के बाद मिट्ठू कहाँ चला गया था यह पूछ रहा है। तो यह सही नहीं होगा। प्रश्न ख है, ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी घटना हुई? तो जो अनहोनी घटना हुई वो यही हुई थी कि मिट्ठू उड़ गया था। तो प्रश्न ख इसका सही प्रश्न होगा। तीसरा उत्तर है, गांव वालों को डर था कि ताई को सच्चाई जानकर सदमा लगेगा। इसके लिए दो प्रश्न हैं। प्रश्न क है, गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे? चिंतित होने पर ही डर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, गांव वाले मिट्ठू के उड़ने से खुश क्यों थे? तो यह इस उत्तर का प्रश्न नहीं हो सकता। तो सही उत्तर है प्रश्न क कि गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे। उन्हें यह डर लग रहा था कि जब ताई को सच्चाई पता चलेगी तो वो शौक में पड़ जाएगी। चौथा उत्तर है, कहानी का शीर्षक संवादहीन जीवन के मौन का प्रतीक है। यहाँ पर दो प्रश्न दिए हैं। कहानी का शीर्षक संवादहीन क्यों उपयुक्त नहीं है? तो यह तो उत्तर नहीं है। यहाँ पर दूसरा है, शीर्षक संवादहीन का क्या भावार्थ है? बिल्कुल, संवादहीन का भावार्थ है जीवन के मौन का प्रतीक, मतलब जीवन में मौन होना। अगला टॉपिक है, मेरे अनुभव मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने अनुभवों के आधार पर दीजिए। पहला है, कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की साकलें टोहकर दिखती। ताई की तरह जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती? तो बच्चों, यदि आपके घर कोई पालतू जानवर हो और जब आप अपने जानवर को छोड़कर जाते हैं तो आपके मन में जो भी डर, शंका रहती है, चिंता रहती है, उससे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर जब हम अपने परिवार को छोड़कर जाते हैं तो हमें उनकी सुरक्षा की चिंता रहती है, उनके खान पान की चिंता रहती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जिस तरह ताई को बाहर जाते समय अपने मिट्ठू की सुरक्षा की चिंता सताती थी, उनके बिना वह कैसे रहेगा ये सोचकर वह घबरा जाती थी, वैसे ही जब मैं बाहर जाता हूँ तो अपने माता पिता की चिंता मुझे सताती है। वे मेरी याद में बहुत दुखी हो जाते हैं। उनके खान पान और सेहत की चिंता भी मुझे सताती है। दूसरा प्रश्न है, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं? अपने किसी अनुभव का वर्णन करते हुए लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने अनुभव भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक अनुभव मैंने लिखा है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती है। वे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। जैसे जब मैं स्कूल से लौटता हूँ तो मेरी गली के कुत्ते दुम हिलाते हुए मेरे आगे पीछे घूमने लगते हैं। कभी जब मैं उन्हें नहीं सहलाता या बात नहीं करता तो वे चुपचाप दूर जाकर बैठ जाते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं। मेरे बहुत मनुहार करने पर वे फुर्ती से मेरे पास आ जाते हैं। तो रूठना मनाना भी जानवरों में दिखाई देता है। तो इस तरह से वो सभी संवेदनाओं को, कि आप उनकी फिक्र कर रहे हैं कि नहीं, आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, या ध्यान आकर्षित करने के लिए भी वो तरह तरह की गतिविधियां या एक्टिविटीज करते हैं। प्रश्न 3, गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरज शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। बिल्कुल सही था, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी और कमजोर थी। मिट्ठू के वियोग से उन्हें सदमा लग सकता था, शायद वो उसे सहन भी नहीं कर पाती और इस आघात से उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। इसलिए कुछ दिनों के लिए उन्हें भ्रम में रखना जरूरी था। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीत जाने के बाद उन्हें सच्चाई बताई जा सकती थी ताकि वे इस दुख को सहन कर सकें। चौथा प्रश्न है, ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ? और इस अनुभव को लिखिए। तो बच्चों, ऐसा आपके साथ भी होता है कि जब आप सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो यहाँ पर मैंने एक अनुभव लिखा है, आप चाहे तो अपने अनुभव भी यहाँ पर उत्तर में लिख सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। जैसे मेरे जन्मदिन पर मुझे नया फ़ोन चाहिए था। मैंने कई बार इस बारे में अपने माता पिता को बताया भी था। मैं बेसब्री से अपने जन्मदिन का इंतज़ार कर रहा था
कि नए फ़ोन से मैं अपने जन्मदिन पर सुंदर फ़ोटो खींचूँगा, पर मुझे उस दिन उपहार में टैबलेट मिला, जिससे मैं अपनी ऑनलाइन क्लास अच्छे से अटेंड कर सकूँ। यह उपहार भी मुझे बहुत पसंद आया। तो इस तरह हो सकता है कि जो आपने सोचा है वो नहीं हुआ हो, पर जो नहीं सोचा है और जो हुआ हो, वो भी अच्छा हो। प्रश्न 5 है, मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने आसपास के उदाहरण भी दीजिए। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि पिंजरे में रहने वाले या घरों में रहने वाले पालतू जानवर उस जगह और वातावरण के आदी हो जाते हैं। उन्हें घर बैठे या पिंजरे में भोजन, पानी और सुरक्षा मिलती रहती है, इसलिए वे बाहर निकलने से डरते हैं। यह आदत उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। वे किसी प्रकार का जोखिम उठाने में डरने लगते हैं। कई बार घर में रहने के आदी होने पर हम मनुष्य भी बाहर निकलने से कतराते हैं, क्योंकि हम मुश्किलों का सामना करने से डरते हैं। अगला टॉपिक है विधा से संवाद। तो कहानी में क्या-क्या सौंदर्य है, यह इस प्रश्न में हम जानेंगे। संवादहीन कहानी में अनेक विशेष बिंदु हैं जो इसे प्रभावपूर्ण मतलब इफेक्टिव बनाते हैं। नीचे कहानी के कुछ विशेष बिंदु और उनके उदाहरण दिए गए हैं। आप भी कहानी से इसी प्रकार के एक-एक उदाहरण खोजकर लिखिए। तो पहला विशेष बिंदु है चित्रात्मकता, दृश्य बिंब, मतलब आपकी आंखों के सामने वो जो सीन है वो क्रिएट हो जाए, वो पिक्चर दिखाई देने लगे। शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवियां बनाना। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तोलने में मशगूल रहे। तो ऐसा ही एक और उदाहरण है बच्चों इस पाठ से, जब जगन मास्टर ने क्या किया था, उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लिया, तो आपकी आंखों के सामने मुट्ठी आ जाएगी जिसमें अनाज है। फिर उसे लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। तो यहाँ पर आपको वह पिक्चर दिखाई देता है कि किस तरह से जगन मास्टर पिंजरे से दरवाजे तक अनाज रखते हैं और किस तरह से मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आता है। अगला विशेष बिंदु है संवादात्मकता, मतलब डायलॉग्स, बातचीत। कथ्य को आगे बढ़ाने के लिए पात्रों के विचार भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवादों का प्रयोग, जैसे कि राम राम कहो, सीताराम कहो। ऐसे ही जब लाड़ से मिट्ठू को निहार कर ताई आशीष देती, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो, और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते, खुश रहो खुश रहो। ऐसे ही पुनरुक्ति, शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति से भाव की तीव्रता मतलब का पता चलता है, जैसे कि जब मिट्ठू बोलता है कटेगी कटेगी कटेगी, या फिर खीज में जब मिट्ठू बोलता है, जब ताई उसको डांटती है तब तो वो भी कहने लगता है मर जा मर जा मर जा। तो ये सब बताते हैं कि भाव की तीव्रता है, उसे गुस्सा आ रहा है, यह दिखा रहा है। अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज को बढ़ाकर लिखना, किसी पात्र, घटना, भाव या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ाकर करना कि वह असंभव या अविश्वसनीय लगे। जैसे कि यह कहना कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। तो ये तो अतिशयोक्ति है, कभी जानवरों के टिकट नहीं लगते। या फिर ये लिखना कि लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया तो ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। उसके अगला बिंदु है लोकधर्मी भाषा, मतलब ग्रामीण भाषा, सहज बोलचाल की भाषा। जैसे जब ताई कहती है भगवान कैसे नैया पार लगेगी, तो यह बोलचाल की भाषा है। या फिर यहाँ पर अकेली जान के लिए ताई 2 जून की एक का 1 जून चूल्हा फूंक लेती, व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। तो ये भी ग्रामीण सहज बोलचाल की भाषा है। या फिर प्रश्नोत्तर शैली, पात्रों या लेखक द्वारा प्रश्न पूछना, जैसे कि ताई मिट्ठू से बोलती मिट्ठू अब कैसे कटेगी। या फिर एक और प्रश्न है जब वो भगवान से पूछती कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी। तो यह प्रश्नोत्तर शैली भी कहानी को इफेक्टिव बनाता है, प्रभावपूर्ण बनाता है। अगला टॉपिक है कहानी का अंत, एंड ऑफ द स्टोरी। किसी कहानी का अंत अनेक प्रकार का हो सकता है। सुखांत मतलब सुख भरा अंत, जब कहानी का अंत प्रसन्नता सफलता से होता है। दुखांत, जब कथा का अंत दुख, वियोग, मृत्यु या हानि से होता है। मुक्त अंत, जब कहानी स्पष्ट रूप से खत्म नहीं होती बल्कि सोचने के लिए छोड़ दी जाती है, मतलब आगे क्या होगा ये हमें समझ में नहीं आता। अचानक कहानी में एक स्टॉप आ जाता है और वहां पर कहानी को एंड कर दिया जाता है, पर वो एक्चुअली प्रॉपर एंड नहीं होता है। उसके आगे बहुत कुछ हो सकता है, हमारे मन में बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं।
अप्रत्याशित अंत, जब अंत अचानक और अप्रत्याशित रूप से हो कि सडनली कुछ घटना एकदम घट जाए और फिर उसको एंड हो जाए। यथार्थवादी अंत, जब कहानी का अंत जीवन की सच्चाई जैसा लगे, मतलब रियलिस्टिक लगे। प्रेरणात्मक अंत, जब कहानी के अंत में कोई प्रेरणा या सकारात्मक सोच दी जाए। या व्यंग्यात्मक अंत, जब कहानी का अंत व्यंग या कटाक्ष से किसी सत्य को प्रकट करता है, मतलब अंत में कोई व्यंग हो, उसमें सरकाज़म हो और उससे हमको कहानी का जो अ, सोच है वो समझ में आए। तो आपके अनुसार संवादहीन कहानी के अंत को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अपने उत्तर के कारण भी बताइए, और आप इस कहानी का नया अंत किस प्रकार करना चाहेंगे? तो संवादहीन कहानी के अंत में जैसे ताई अकेली रह जाती है, मिट्ठू उड़ जाता है, तो वह संवादहीन हो जाती है। तो मेरे अनुसार कहानी के अंत को दुखांत श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि अंत में मिट्ठू तोते के उड़ जाने से ताई फिर से नितांत अकेली हो गई। एवजी तोता भी उनके संवादहीन जीवन में रौनक नहीं भर पाया, क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं था। अब अगर इस कहानी का नया अंत करना है तो आप बच्चों इसमें कई तरह से कर सकते हैं। आप स्वयं इसका उत्तर लिख सकते हैं, इसको सुखांत कर सकते हैं कि अचानक से वो मिट्ठू वापस आ जाए और ताई खुश हो जाए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो एवजी तोता है उसको जगन मास्टर ने बहुत सिखाया और आखिरकार वो सभी पाठ बोलने लगा और ताई को ऐसा लगा कि जैसे वो उसका मिट्ठू ही है। या फिर आप इसको अप्रत्याशित अंत भी कर सकते हैं कि अचानक से ताई के बहू बेटे बेटियां उनसे मिलने आ गए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने यह वादा किया कि वो समय-समय पर उनसे मिलने आया करेंगे, या फिर वो अपने ताई को अपने साथ शहर ले गए। तो इस तरह से कई तरह के आप इसमें अंत लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है विषयों से संवाद। पहला प्रश्न है इसमें, अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। कहानी में रेखांकित पात्र का नाम नहीं दिया गया है। इसे कहीं मास्टराइन तो कहीं जगन मास्टर की घरवाली कहा गया है। आपके अनुसार कहानी में ऐसा क्यों किया गया है? इसका कारण है बच्चों की पुराने समय में और ग्रामीण परिवेश में अक्सर महिलाओं की पहचान उनके पति के नाम या व्यवसाय से जोड़ी जाती है, या फिर उनके मायके के गांव से जोड़ी जाती है। तो शायद लेखक ने ऐसा इसलिए किया ताकि कहानी का जो ग्रामीण और पारंपरिक प्रभाव है वह बना रहे। और दूसरा कारण यह भी है कि उसका रोल या उसका वह उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वह पात्र इतना इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण नहीं है। कहानी के मुख्य केंद्र या मुख्य पात्र ताई और मिट्ठू ही हैं, इसलिए सहायक पात्रों के नाम के बजाय उनके पद या रिश्ते पर जोर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। कुंभ स्नान एक प्रसिद्ध आयोजन है जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। पता लगाइए इसका आयोजन क्यों किया जाता है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला था तो उसकी कुछ बूंदें चार स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी थी। इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन मोक्ष प्राप्ति, आत्मशुद्धि और पापों के नाश के लिए पवित्र नदियों में स्नान हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पिछली बार इसका आयोजन कब और कहाँ हुआ था। तो पिछली बार इसका आयोजन प्रयागराज में वर्ष 2025 में हुआ था। अगला आयोजन कब और कहाँ होगा। तो अगला आयोजन 2027 में नासिक में होगा। ख प्रश्न है, मान लीजिए कि ताई आपके मोहल्ले में रहती हैं, वे कुंभ स्नान के लिए कैसे गई होंगी, उनकी यात्रा का वर्णन लिखिए। तो यहाँ पर हमें वो कहाँ से कहाँ गई, कहाँ की यात्रा की, तो हम लिख सकते हैं कि जैसे गांव है तो वहाँ हो सकता है ट्रेन ना हो। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि यात्रा की तैयारी ताई ने कुछ दिनों पहले से शुरू कर दी होगी। यात्रा के लिए कपड़े, खाने का सामान, रोजमर्रा की चीजें, नकद सभी कुछ बैग में अच्छे से जमा कर रख लिया होगा। पहले वह अपने साथियों के साथ बस से रेलवे स्टेशन आई होंगी, वहां से प्रयागराज की ट्रेन पकड़ी होगी, वहां पहुंचकर किसी होटल या धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था की होगी, मंदिर में दर्शन किए होंगे, गंगा स्नान किया होगा, पूजा पाठ के बाद वो वापस अपने गांव लौट आई होंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपके गांव या नगर में कोई मेला, उत्सव या पर्व मनाया जाता है, वहां का दृश्य, भीड़, श्रद्धा और वातावरण का वर्णन कीजिए। मेले में कैसी आवाजें, रंग, गंध, खान पान, दृश्य और भाव होंगे।
तो आपको यहाँ पर वहाँ पर मेले में क्या-क्या होता है वो सब लिखना है बच्चों। कौन-सा मेला लगता है, किस ओकेज़न पर लगता है, फिर वहाँ पर कौन-कौन से स्टॉल्स होते हैं, क्या-क्या प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पर अगर स्टॉल्स लगते होंगे खाने-पीने के तो उसकी खुशबू कैसे दूर-दूर हो जाती है। सब तरह का अगर फ्लैग्स लगते होंगे तो वो फ्लैग किस रंग के लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पर खेल के कुछ स्टॉल्स लगते हों तो कौन-कौन से खेल के लगते हैं, आपने उसको कैसे खेला वगैरह ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। तो यह आपको स्वयं लिखना है। अगला टॉपिक है सृजन, मतलब यहाँ पर आपको क्रिएटिव राइटिंग लिखना है या फिर अपने विचार लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। अपना घर छोड़कर नए स्थान पर बस जाना आसान नहीं होता है। ताई के बहू बेटों ने गांव क्यों छोड़ा होगा? गांव छोड़ते समय क्या क्या सोचा होगा? अपना घर छोड़ने के लिए स्वयं को कैसे तैयार किया होगा? तो देखिए, सच बात है यह कि अपना घर छोड़ना और नए स्थान पर बस जाना यह आसान नहीं होता है। ताई के बहू बेटों को भी शुरू में गांव छोड़कर जाते समय बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बेहतर नौकरी, बच्चों की उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर और वहां की सुविधाओं को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया होगा और अपने मन को इसके लिए तैयार किया होगा। दूसरा प्रश्न है, वहां बैठे एवजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। ताई सोच रही थी कि मिट्ठू राम राम सीताराम कहेगा, लेकिन एवजी मिट्ठू चुप था। कल्पना कीजिए कि एक दिन असली मिट्ठू वापस आ गया। मिट्ठू ने नए तोते को देखकर क्या कहा होगा? आगे की कहानी लिखिए। तो ये बहुत ही अच्छा है। एक दिन आकाश में वही हरे पंख चमके और मिट्ठू अपने घर के आंगन को देखकर नीचे उतर आए, लेकिन पिंजड़े में एवजी तोते को देखकर उन्होंने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, सीताराम सीताराम। तो पिंजड़े में बैठा तोता डर गया। तभी मिट्ठू की चिर परिचित आवाज सुनकर ताई दौड़ती हुई रसोई घर से आंगन में आ गई और मिट्ठू कहते कहते उसे गले से लगा लिया। वह खुशी से ना जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगी। आज एक बार फिर से उनके घर की रौनक लौट आई थी। तो इस तरह से ताई को कितनी खुशी हुई होगी जब वो मिट्ठू उनसे मिला होगा। अगला प्रश्न है, अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। आज घर जाकर अपने किसी बड़े या बुजुर्ग से बात कीजिए। उनसे पूछिए, आप जब मेरी आयु के थे तब समय कैसे बिताया करते थे, क्या क्या बातें या काम करते थे आदि। उनके कहे हुए अनुभव अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो देखो बच्चों, ये बहुत आसान काम है जो कि आप स्वयं कर सकते हैं। आप अपने दादा दादी, नाना नानी या पिताजी से भी बात कर सकते हैं। उनके चाइल्डहुड की जो इंसिडेंट्स हैं, जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं और वह सब आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है, मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए वो गए। मान लीजिए कि जगन मास्टर ने मिट्ठू की खोज के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। अपनी कल्पना से वह विज्ञापन बनाइए। तो देखिए, जैसे गुमशुदा मिट्ठू या गुमशुदा की तलाश, इस तरह से हेडिंग लिखा जाता है। फिर लिखा जाता है कि हमारा प्यारा तोता जिसका नाम मिट्ठू है, दिनांक 15/7/26 को शाम 4 बजे से लापता है। आखिरी बार उसे जगन मास्टर के बगीचे में देखा गया था। अब उसकी पहचान बताई जाएगी कि उसका रंग हरा है, चोंच लाल है और वह पहाड़ी तोता है। साथ ही साथ उसकी विशेषता यह भी है कि वह राम राम बोलता है, दूसरों की बातों को दोहरा सकता है। साथ ही यह भी दिया जाएगा कि जो उसे ढूंढ कर लाएगा सही सलामत, उसे 10,000 का इनाम। उसके बारे में सही जानकारी देने वाले को भी विशेष इनाम दिया जाएगा। और अगर उन्हें देखने या पकड़ने पर नीचे लिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप अपना संपर्क, अपना नाम, एड्रेस भी यहाँ पर आप अपना पता भी दे सकते हैं। उसके बाद अगला है भाषा से संवाद, मतलब भाषा की जो विशेषताएं हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे व्याकरण की बात में। तो मिट्ठू शब्द का अर्थ होता है मधुर भाषी, मीठा बोलने वाला या तोता। यह शब्द इतना अधिक प्रचलित है कि इसका प्रयोग एक मुहावरे में भी किया जाता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जिसका अर्थ है अपनी प्रशंसा आप करना या अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना। आप कुछ ऐसे मुहावरों की सूची बनाइए जिनमें किसी अन्य जीव जंतु का उल्लेख किया गया हो, जैसे नीचे दिए लिखे इस वाक्य में है, अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों से सभी तोते उड़ गए। मतलब वो बहुत अधिक घबरा गए। तो ऐसे ही और भी उदाहरण है बच्चों, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब सामने वाले पर आपकी बात का कोई असर ना होना।
ऊँट के मुँह में जीरा मतलब किसी को अपर्याप्त वस्तु देना कि जो उसके लिए पर्याप्त ना हो। भीगी बिल्ली बनना मतलब बहुत डर जाना, घबरा जाना। गधे को बाप बनाना मतलब अपने मतलब के लिए या अपना काम करवाने के लिए किसी मूर्ख व्यक्ति को भी सम्मान देना। बंदर बाट करना मतलब बेईमानी करना बाँटते समय। मगरमच्छ के आँसू बहाना मतलब ही रोना-रोना मतलब झूठ-मूठ दूसरे के दुःख में शामिल होना। उसके बाद में अगला टॉपिक है ध्वन्यात्मकता शब्दों से। तो जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया। तो यहाँ पर फड़फड़ाहट शब्द है, वह ध्वनि के लिए बना है। तो जब पंखों के हिलने डुलने की जो आवाज़ होती है, उसे फड़फड़ाहट कहते हैं। तो ध्वनियों का आभास कराने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, हमें उन शब्दों को लिखना है और उनसे नए वाक्य बनाना है। तो जैसे कि भिन्न-भिन्न शब्द, अब ये भिन्न-भिन्न शब्द किसके लिए रहता है? मक्खी या मच्छर के लिए रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि मक्खियाँ खाने की प्लेट के पास भिन-भिन कर रही थी। या टिक-टिक ये जो आवाज़ है ये घड़ी की होती है। तो हम लिख सकते हैं कि कमरे में इतना सन्नाटा था कि घड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही थी। रिमझिम बारिश के लिए होती है, हल्की-फुल्की बारिश होती है, उसे रिमझिम कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बारिश की रिमझिम फुहारें पत्तियों को नहला रही थी। सिसक-सिसक कर जो ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ होती है उसे बोलते हैं सिसक-सिसक। तो मिट्ठू को न पाकर ताई सिसक-सिसक कर रोने लगी, मतलब आवाज़ करके रोने लगी। सरसराहट, जो हवा की आवाज़ होती है उसे बोलते हैं सरसराहट। हवा की सरसराहट में वह काँपने लगा। उसके बाद में अगला टॉपिक है शब्द युग्म, मतलब दो शब्दों के जोड़े को शब्द युग्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती, व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। व्रत उपवास और चौका चूल्हा, ये शब्द युग्म हैं। वे शब्द जो जोड़े में लिखे जाते हैं, योजक चिन्ह उनके बीच में लगाया जाता है, उन्हें शब्द युग्म कहा जाता है। जो शब्द युग्म होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पुनरुक्त शब्द युग्म, जहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति रिपीटेशन होता है, जैसे बार-बार, जल्दी-जल्दी, धीरे-धीरे। सजातीय शब्द युग्म मतलब वो सिमिलर टाइप के वर्ड्स होते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना-फिरना, इस टाइप के। उसके बाद होते हैं समानार्थक शब्द युग्म, जैसे कि दिन प्रतिदिन। विपरीतार्थक शब्द युग्म जैसे दिन रात, यहाँ अपोजिट वर्ड्स रहेंगे और यहाँ पर सिनोनिम्स रहेंगे। तो पाठ में से चुनकर कुछ शब्द युग्म नीचे दिए गए हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला शब्द युग्म दिया है वक्त वे वक्त। वक्त वे वक्त मतलब किसी भी समय। यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि राजू का वक्त वे वक्त खेलने जाना माँ को अच्छा नहीं लगता था। अगला है नियम सिद्धांत, मतलब रूल्स रेगुलेशन। मौलिक सिद्धांत, मौलिक विचार, दिशा निर्देश या मौलिक विचारों का समूह। यहाँ पर हम कर सकते हैं कि हर संस्था, हर कंपनी के अपने नियम सिद्धांत होते हैं। अगला है शादी ब्याह। शादी ब्याह, अब शादी ब्याह कैसा है? समानार्थक शब्दों का युग्म है, जिसका अर्थ होता है विवाह। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आजकल शादी ब्याह में फिजूल खर्ची बहुत अधिक बढ़ गई है। उसके बाद है तीज त्योहार, जो कि समानार्थक शब्द युग्म है, जिनका अर्थ सेम होता है, धार्मिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय पर्व या उत्सव। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि तीज त्योहार के मौके पर बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। उसके बाद हमें करनी है खोजबीन। खोजबीन शब्दों की। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे, और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तोलने में मशगूल रहे। उपर्युक्त अनुच्छेद में से खोजिए ऐसा शब्द जो तंग का विपरीतार्थक या विलोम शब्द हो। तो तंग मतलब टाइट, उसका अपोजिट होगा ढीली। ढीला मतलब लूज। ऐसा वाक्यांश जो एक मुहावरा है, तो पसीना पसीना होते रहे, यह एक मुहावरा है। ऐसा शब्द जो एक क्रिया है, अब क्रिया में हम लिख सकते हैं मशगूल रहे और पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे, ये भी हम लिख सकते हैं। ऐसा शब्द जो एक संज्ञा है, अब संज्ञा में तो हम बाग भी लिख सकते हैं, बगीचा, पेड़ भी लिख सकते हैं, मिट्ठू भी लिख सकते हैं, पंख भी लिख सकते हैं, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। ऐसा शब्द जो एक सर्वनाम है, तो सर्वनाम शब्द में हम लिख सकते हैं वह, जो कि एक सर्वनाम शब्द है।
जो जगन मास्टर के लिए उपयोग हुआ है। उसके बाद अगला है ऐसा शब्द जो एक विशेषण है। तो यहाँ पर ढीली जो शब्द है वो धोती का विशेषण है। तो धोती कैसी थी? ढीली थी। या फिर पंख के आगे लगा हुआ अपने भी एक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। और एक पेड़ भी विशेषण है। ऐसा शब्द जो एक कारक है। तो हाथों से, धोती को, ये सभी कारक शब्द हैं। ऐसा शब्द जो एक कर्ता है। कर्ता तो यहाँ पर वह भी है और मिट्ठू भी है। ये दोनों कर्ता है। मिट्ठू अपने पंख तोल रहा है और वह उसे पुकारते हुए पसीना पसीना हो रहे हैं। तो वह और मिट्ठू करता है जो इस का क्रिया को कर रहे हैं। और कारक शब्द में हम लिख सकते हैं से, में, को। सर्वनाम में वह लिख सकते हैं। संज्ञा में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर। अब अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य। आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कई भेद होते हैं, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के बच्चों 8 भेद होते हैं। आठ आठ टाइप होते हैं, जहाँ की हमको वाक्य में जो मीनिंग है उस आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। तो पहला है विधानवाचक या स्टेटमेंट, जिसमें रहता है किसी घटना या स्थिति के बारे में कथन करने वाला वाक्य, जैसे कि जगन मास्टर ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दूसरा है निषेधवाचक, मतलब नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव वाक्य, जहाँ क्रिया नहीं होती है, किसी कार्य के न होने या मना करने का भाव व्यक्त करने वाला वाक्य, जैसे मिट्ठू ने कोई हरकत नहीं की। तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, किसी बात को पूछने या जानने के लिए प्रयुक्त वाक्य, जैसे मिट्ठू अब कैसे कटेगी, इसको आप प्रश्न चिन्ह से भी पहचान सकते हैं और आपको वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द भी मिलेंगे। चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य, जहाँ पर विस्मय हो, हंसी, खुशी, आश्चर्य यह प्रकट होता है। आश्चर्य, प्रसन्नता या दुख प्रकट करने वाला वाक्य, यहाँ पर विस्मयादिबोधक शब्द चिन्ह भी होते हैं। ये जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है, इसका भी प्रयोग इस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। जैसे मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए वो गए। तो यहाँ पर आश्चर्य की भावना को प्रकट किया जा रहा है। उसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य, किसी को कुछ करने का आदेश या आग्रह व्यक्त करने वाला वाक्य। यहाँ पर कर्ता का उपयोग नहीं किया जाता है, सीधे कहा जाता है कि राम राम कहो, सीताराम कहो, उठ जाओ, बैठ जाओ, उठो। यहाँ पर आदेश दिया जाता है, जैसे कि जाओ, लाओ, उठो, बैठो। तो वो आते हैं आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद में इच्छा वाक्य, जिसमें कि इच्छा या प्रार्थना की जाती है, किसी आकांक्षा, आशा या इच्छा को प्रकट करने वाला वाक्य, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। संदेहवाचक, जहाँ पर डाउट होता है, शायद, हो सकता है कि, जहाँ पर कंफर्म नहीं होता है कि वो एक्शन हुई है नहीं हुई है। अनिश्चितता को या शंका को प्रकट करने वाला वाक्य, जैसे कि ताई के सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा, मतलब यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि वो अमराइयों में घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। उसके बाद में 8वां होता है संकेतवाचक वाक्य, जहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। एक बात या कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने या न होने पर निर्भर होता है। जैसे खेती-बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर नहीं। तो नौकर चाकर किस आधार पर, अगर खेती बाड़ी कारोबार होता तो नौकर चाकर होते। तो जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो ये जो क्रिया है उस पर दूसरी क्रिया है कि नौकर चाकर किस दम पर टिकते हैं। अगर वो होती तो वो टिकते, वो नहीं है तो नहीं टिके। तो आइए अब इस पाठ में से हम इस तरह के एक एक ढूंढ कर लिखते हैं। जैसे विधानवाचक वाक्य, जहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सुने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। तो ये एक स्टेटमेंट है। निषेधवाचक वाक्य, ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं होता है, हो सकता था। तो यहाँ पर क्रिया के नकारात्मक बताई गई है। प्रश्नवाचक, जैसे वो ताई प्रश्न करती कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी। विस्मयादिबोधक वाक्य, खींच कर ताई कोसती, मेरी जान जाने को आ गया है, मर जा। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह है, यहाँ पर उनका क्रोध दिखाया गया है। उसके बाद में आज्ञावाचक, मिट्ठुआ मिट्ठुआ, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, मिट्ठू को क्या आदेश दिया जा रहा है। इच्छावाचक, जब ताई बोलती खुश रहो, जीते रहो, या मिट्ठू बोलता खुश रहो, तो यह इच्छा बता रहा है। संकेतवाचक कि जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती तो
अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती। तो कब सवाल करती? जब वो पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताती। तो यह जो क्रिया है दूसरी, वह पहली क्रिया पर निर्भर है। अगला है संदेहवाचक। पर वह पिंजरे के अंदर से टुकर-टुकर उन्हें देखता रहता है या शायद उनकी बेवकूफ़ी पर। तो यहाँ पर डाउट है कि वो उनकी बेवकूफ़ी पर हँस रहा है या नहीं। तो इस तरह के वाक्य जो कहलाएँगे वो संदेहवाचक वाक्य कहलाएँगे। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।